गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रितेश कुमार आर्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर सूरजपुर से। तो आज हम लोग इस समाजशास्त्र की कक्षा में पढ़ेंगे बीए प्रथम वर्ष। ठीक है, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पत्र को, जिसका नाम है समाजशास्त्र का परिचय। तो पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, है ना, समाजशास्त्र की अवधारणा। तो उसी चैप्टर को आज हम लोग आगे के टॉपिक को अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है समाज की विशेषताएं अथवा लक्षण। ठीक है, कहता है कि वास्तविकता यह है कि कुछ परिभाषाओं के आधार पर इस समाज की अवधारणा को समुचित रूप से समझना बहुत कठिन है। और वास्तविक भी है, सही भी है, क्योंकि समाजशास्त्र को अध्ययन करने वाले बहुत सारे समाजशास्त्री थे, है ना, और उन्होंने समाजशास्त्र को अलग अलग परिभाषाओं से डिफाइन किया। तो किसी परिभाषा से समझना, है ना, बहुत कठिन है, लेकिन इस समाजशास्त्र की परिभाषा को हम देखें तो कुछ विशेषताओं के आधार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम देखें तो मैकायर तथा किंग्सले डेविस जो हैं, उन्होंने कुछ विशेषता को आधार रखकर, है ना, और इस समाज को उन्होंने परिभाषित करने की कोशिश की है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैकायर तथा किंग्सले डेविस महोदय जो है, उन्होंने समाज की विशेषताओं को किन किन आधार रखकर, है ना, इसको डिफाइन किया है, उनको परिभाषित किया है। तो देखिए, पहला बताते हैं समाज अमूर्त है। समाज अमूर्त है। तो समाज अमूर्त है, इसका तात्पर्य क्या होता है भाई? तो अमूर्त का मतलब क्या होता है ना, एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। ठीक है, तो मूर्त जो होता है उसका अर्थ होता है जो दिखता है ना। मूर्त मतलब जो दिखता है, और अमूर्त जो दिखता नहीं है। ठीक है, तो पहला जो इनका मैकाइवर एवं किंग्सले डेविस का जो पॉइंट है समाज के लिए, उसमें उन्होंने बताया कि समाज क्या है, समाज अमूर्त है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे अमूर्त है भाई। तो कहता है कि समाज की सबसे पहली विशेषता यह है कि यह एक अमूर्त व्यवस्था है। जो समाज की पहली विशेषता है वह यह है कि समाज अमूर्त व्यवस्था है, मतलब कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो दिखाई नहीं देता है। मूर्त रहता तब तो दिखता है ना, लेकिन जो समाज है वह क्या कहता है कि वह अमूर्त व्यवस्था है ना, मतलब कि एक समाज का जो व्यवस्था है वह दिखाई नहीं देने वाला है। ठीक है, समाज का निर्माण जिन पारस्परिक संबंधों और अंतःक्रियाओं से होता है ना, जो समाज का निर्माण है वो पारस्परिक संबंधों और अंतःक्रिया से होता है। तो बताइए थोड़ा बहुत कि पारस्परिक संबंध क्या होता है? जानते हैं, पिछले क्लास में बताए भी थे कि पारस्परिक संबंध क्या होता है। तो पारस्परिक संबंध जो होता है वो कहता है कि दो व्यक्तियों के बीच का जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसी को हम लोग पारस्परिक संबंध कहते हैं। ठीक है, और अंतःक्रिया मतलब होता है कि इंटरेक्शन, मतलब कि आत्मा, है ना, आत्माओं की बात, एक दूसरे के विचार, जिसको हम लोग देख नहीं सकते। जैसे मन है ना, कोई जो होता है ऊपर से हंसता है लेकिन अंदर से रोता है, होता है कि नहीं होता है? अर्थात जैसे हम लोग देखें तो जब हमारे माँ बाप जो होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वे क्या होते हैं कि जब उनके बच्चे का कोई तकलीफ होता है लेकिन बच्चा नहीं कहता है ना, फिर भी उस माँ और बाप को पता ये चल जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा पुत्र है, जो हमारी पुत्री है, वह दुखी है। बताती नहीं है लेकिन फिर भी वह समझ जाती है। तो ये जो समझने का जो तरीका है ना, यही हमारा जो है अंतःक्रिया होता है, जिसको हम लोग कहें तो भावना, है ना, एक दूसरे को भावना को समझना।
तो भावना कौन समझ सकता है? जिसमें करुणा होगा, जिसमें विश्वास होगा, जिसमें ममता होगा, वही तो समझ पाएगा ना। अब जिसके अंदर में ममता, करुणा, प्रेम, प्यार होगा ही नहीं, वो क्या किसी के अंतर क्रिया कर पाएगा? बताइए। जैसे कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि हम जब काफ़ी समय हो जाता है ना, तो यदि हम लोग किसी को फ़ोन नहीं किए होते हैं, तो जब हम इधर से फ़ोन करते तो कहता है कि हम भी सोच रहे थे कि अब फ़ोन आने ही वाला है कि नहीं। अर्थात हम देखें तो जो एक दूसरे का जो मन का जो संचार है ना, वो मैच करता है। समझ रहे हैं? जो एक दूसरे का अंतःक्रिया है वह आपस में जुड़ता है। तो ये जो जुड़ने की प्रक्रिया है ना, यही हमारा क्या कहलाता है? अंतःक्रिया कहलाता है। ठीक है। जैसे देखे होंगे आप लोग कि जब आप किचन में बैठे हुए होते हैं और माँ उधर रोटी बनाती है ना, तो आप नहीं मांगते हैं कि माँ मुझे रोटी दो, लेकिन माँ देखती है और समझ जाती है कि हमारे बेटे को रोटी की आवश्यकता है और वो रोटी थाली में दे देती है। तो ये जो क्रिया है ना, यही जो है आपका अंतःक्रिया कहलाती है, इंटरैक्शन, भाव की क्रिया। तो वही कहता है कि समाज जो है, समाज का निर्माण में सबसे अधिक जो भूमिका है वो आपका पारस्परिक संबंधों और अंतःक्रिया से होता है। ठीक है। उन्होंने जो मैकर पे थे, उन्होंने बताया कि उन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही भौतिक वस्तुओं की तरह उसे स्पर्श कर सकते हैं। सही बात है भाई। क्या बताइए, कोई भी भावना को छू सकता है? प्रेम को छू सकता है? प्यार को छू सकता है? ममता को छू सकता है? नहीं छू सकता है। यह एक अनुभव चीज है, अनुभव कर सकता है ना। ना तो इसको छू सकता है, ना स्पर्श कर सकता है। ठीक है। इस संबंध से हम केवल प्रभावित होते हैं, है ना। जैसे हम देखें तो बगल में आग जलता है, ठीक है, लेकिन गर्मी हमें लगता है। हम तो उसके पास स्पर्श नहीं करते हैं, करते हैं आग को? नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें गर्मी लगती है। तो ये क्या है? ये अनुभव की चीज़ें होती हैं, है कि नहीं। यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि बर्फ होता है ना। तो बर्फ है, तो अब जब बर्फ के नज़दीक जाएंगे तो थोड़ा ठंडी लगेगी, है ना, बेदर छुए, होता है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये हम देखें तो अनुभव, है ना, अंतःक्रिया की होती है। इसी आधार पर राइट महोदय जो हैं, उन्होंने डिफिनीशन दिया और बताया है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है। जो समाज है वो व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समूहों के सदस्यों के बीच स्थापित होने वाले संबंधों की एक व्यवस्था है। और इसी दृष्टिकोण से हम यह अमूर्त है। ठीक है। अर्थात जो समाज है वह समूह नहीं है। हम किसी समूह को समाज नहीं कह सकते। जैसे भीड़ है, तो क्या भीड़ को हम समाज कहेंगे? नहीं कहेंगे। रेलवे स्टेशन है, उसको हम समाज कहेंगे? नहीं कहेंगे। रेलवे स्टेशन में बहुत सारे यात्री होते हैं, है ना। या फिर हम देखिए तो जो बस स्टैंड होता है, चौराहा होता है, वहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो क्या हम उसको समाज कहेंगे? नहीं, उसको समाज हम नहीं कहेंगे। हम समाज उसे कहेंगे जिसमें हम पारस्परिक संबंध और अंतःक्रिया होती है, उसी को हम लोग समाज कहेंगे। ठीक है। तो वही जो है राइट महोदय कहते हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समूहों के सदस्यों के बीच स्थापित होने वाले संबंधों, है ना, मतलब कि जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच जो संबंध स्थापित होता है उसकी व्यवस्था वही हम समाज करते हैं। और यह जो दृष्टिकोण होता है यह आपका अमूर्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कहता है सामाजिक संबंधों का जाल है ना। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। अर्थात मैकाइवर ने समाज की प्रकृति को मकड़े के एक जाल के समान बताए हैं, है ना। मकड़ी के जाल देखे आप लोग कि नहीं देखे? मकड़ी के जाल देखे होंगे। क्या होता है कि एक जाली बनाता है चारों तरफ से नेट जैसा, और उसके बीच में वो मकड़ी होता है बीच में होता है ना। जैसे आप देखे होंगे कि घर में जब मकड़ी लगा देता है, अपना घर बनाता है, तो उसके बीच में मकड़ी रहता है, उसके चारों तरफ जाल रहता है। सेम कंडीशन समाज में होता है।
जो मनुष्य होता है, ठीक है, वह जाल के बीच में होता है। तो इसीलिए कहता है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है ना। अर्थात देखें तो एक जाल के सभी तार व्यवस्थित क्रम में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और उसी तरह परिवार, आर्थिक संघ, राजनीतिक समूह तथा धार्मिक समूह, ठीक है, तथा धार्मिक समितियां में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करते हुए व्यक्ति उन संबंधों की स्थापना करते हैं, ठीक है। वे बहुत कुछ व्यवस्थित एक दूसरे पर आधारित होते हैं, इसी कारण समाज एक व्यवस्था कहा जाता है ना। अर्थात जो मकड़ी होता है ना, वो मकड़ी सभी जो तार की तरह होता है ना, जाल, वो सभी एक दूसरे से व्यवस्थित क्रम में जुड़े हुए होते हैं। सेम कंडीशन समाज में भी होता है। हर व्यक्ति जो होता है परिवार से, आर्थिक संघर्ष से, राजनीतिक समूह से, धार्मिक समिति से, इन सभी प्रक्रियाओं में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और जुड़ने की वजह से ही हम देखें तो वह एक संबंध बनाता है, और उस संबंध को ही हम कहते हैं सामाजिक संबंध का जाल, ठीक है। देखिए इस फिगर में बताया गया है ना, ये आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर आपका सेम टू सेम मकड़ी की जाल की तरह होता है कि नहीं होता है, बताइए। होता ही है ना। अर्थात जहाँ पे एक बीच में मनुष्य है और उसके चारों तरफ देखिए क्या क्या है, संबंध है, आर्थिक संबंध है, मानसिक संबंध है, पारिवारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। मतलब मनुष्य जो होता है ना, वो बहुत सारे संबंधों के बीच में जो होता है वह घिरा हुआ होता है। वह चाहकर भी वह उस जाल को तोड़कर बाहर नहीं आ सकता है। बताइए आप लोग, क्या आप लोग अपने घर परिवार को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं, रह सकते हैं? बताइए, नहीं रह सकते हैं। रह सकते हैं? नहीं रह सकते भाई। क्यों? क्योंकि उसी के आधार से हमारा आवश्यकता की पूर्ति होती है, ठीक है। तो इसीलिए कहता है समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। कौन? माइकायोरियम पेज महोदय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता मतलब आपसी कॉन्सेंस जागरूक, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि सामाजिक संबंधों की स्थापना करने वाले लोगों की पारस्परिक जागरूकता को डेविस ने समाज की एक प्रमुख विशेषता के रूप में स्पष्ट किया है, ठीक है। जो किंग्सले डेविस महोदय हैं, उन्होंने पारस्परिक जागरूकता के बारे में एक प्रमुख विशेषता को स्पष्ट किया है, ठीक है। वास्तव में सभी संबंधों को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पहले हम देखें तो प्रथम तो वे जिन्हें हम देख सकते हैं, और आगे है ना, पहला जो है उन्होंने कहा प्रथम तो वे जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे आग और धुएं को का संबंध है ना, जो आग है और धुआं है उसके संबंध को, अथवा दीवार और चित्र का संबंध, ठीक है। जो प्रथम है उन्होंने बताया को हम लोग देख सकते हैं, है ना, जिसके संबंध को वो आपका है जो आग और धुआं है उसका संबंध, ठीक है, अथवा दीवार और चित्र का संबंध। ऐसे संबंधों को हम भौतिक संबंध कहते हैं, ठीक है। अर्थात संबंध हम देखें तो जो किंग्सले डेविस महोदय थे उन्होंने दो प्रकार के बताए, एक भौतिक संबंध और दूसरा सामाजिक संबंध, ठीक है। जैसे हम देखें तो भौतिक संबंध आग और धुआं है, दीवार और चित्र है, ठीक है। दीवार और बोर्ड है आपका, है ना, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। तो ये जो संबंध है वो आपका भौतिक संबंध कहलाएगा। मतलब कि हम देखें तो पेन और कलम, पेन और कॉपी का संबंध, ठीक है, कक्षा और डेस्क का संबंध, ये जो संबंध है वो आपका भौतिक संबंध कहलाएगा। और एक संबंध उन्होंने बताया सामाजिक संबंध, है ना, एक संबंध, दूसरा संबंध जो है उन्होंने बताया सामाजिक संबंध। उसके अंतर्गत आपका आता है पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध
मालिक मजदूर का संबंध, प्राध्यापक और विद्यार्थी का, नेता और उसके अनुयायी का संबंध, है ना। तो ऐसे जो संबंध होते हैं वो आपका सामाजिक संबंध कहलाएंगे। ठीक है, अर्थात किंग्सले डेविस महोदय जो थे उन्होंने दो प्रकार के संबंध बताए, एक भौतिक संबंध और एक सामाजिक संबंध। ठीक है, तो दूसरे बहुत से संबंध सामाजिक संबंध का उदाहरण है ना। यदि हम देखें तो सामाजिक संबंध का निर्माण करने वाले पारस्परिक जागरूकता सदैव प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, है ना, बल्कि अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो हम टेलीविज़न में किसी नेता और ओजस्वी भाषण को सुनकर उसका अनुसरण करने लगते हैं। ठीक है, जो सामाजिक संबंध है वो कहीं पारस्परिक ही नहीं होता, कभी कहीं हम अप्रत्यक्ष भी देखते हैं। जैसे जब हमारे प्रधानमंत्री लाल किला पे भाषण देते हैं, या हम लोग देखते हैं जो प्रधानमंत्री हमारे हैं वो मन की बात करते हैं रेडियो पे, तो उनकी बातों को हम लोग अनुसरण करने लगते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। ठीक है, या फिर जैसे हमारे जो प्रिंसिपल महोदय हैं वे बोलते नहीं है, लेकिन लिखित रूप में जब अनाउंसमेंट करते हैं कि महाविद्यालय में इतने तारीख से आपका टेस्ट होगा, इतने तारीख से एडमिशन होगा, तो हम उनकी भी बातों को अनुसरण करना प्रारंभ कर देते हैं और जिस तारीख से जो टाइम टेबल होता है उसी के अनुसार हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। ठीक है, तो संबंध प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है, तो हम देखें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी जागरूक की दशा में होती है। यह जागरूकता चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, समाज का निर्माण केवल उन्हीं संबंधों के द्वारा होता है जो जागरूक की दशा में स्थापित होते हैं। अब कोई व्यक्ति जागरूक ही नहीं है कि हमारे लिए क्या कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो क्या वह जगह वो माना जाएगा, जागृत पर्सन माना जाएगा? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है समाज में समानता तथा भिन्नता की समावेश, है ना। समाज में जो है समानता भी है और विभिन्नता भी है। समानता का तात्पर्य हम देखें तो एक समाज के सदस्य लगभग समान दृष्टिकोण और समान उद्देश्य का होता है ना। मतलब समानता की यही भावना व्यक्ति के पारस्परिक जागरूकता पैदा करती है और उनमें यह चेतना उत्पन्न करती है कि वे सब समान है ना। इसका सिद्धांत को हम देखें तो गिडिंग्स महोदय ने समानता की चेतना के नाम से संबोधित किया। ठीक है, और दुर्खीम का यह यहाँ तक कहना है कि समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना ही है। ठीक है, भिन्नता का तात्पर्य एक समाज के सदस्यों की रुचियों, योग्यता, कार्य तथा हितों में विभिन्नता होती है। ठीक है, इस असमानता के कारण ही समाज में कुछ सदस्य साधारण पदों पर आसीन होते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति अधिक अधिकार प्राप्त करके दूसरे लोगों को व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं, है ना। समानता समाज में असमानता की अपेक्षा समानता का महत्व अधिक है ना। समानता की अपेक्षा असमानता का महत्व जो है वह अधिक है। ठीक है, व्यक्ति अपने पारिवारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दायित्वों को पूरा करते हैं और समाज आवश्यकता ही है ना, समान आवश्यकता ही व्यक्ति को समूह में रहने का प्रोत्साहन देती है। समानता ही चेतना के कारण ही लोगों को सहयोग और बंधुत्व जैसे गुणों का विकास होता है। दूसरी बात यह है कि समानता सरल और छोटे समाजों में अधिक पाई जाती है, जबकि जैसे जैसे समाज जटिलता की ओर जाता है वह असमानता और भिन्नता में बढ़ती जाती है। ठीक है, समाज में सहयोग और संघर्ष का समावेश होता है। समाज में जो है सहयोग भी है और संघर्ष भी है, दोनों चीज़ पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि समाज के निर्माण में सहयोग और संघर्ष दोनों प्रमुख तत्व हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर सहयोग और संघर्ष की विशेषता
साथ साथ विद्यमान नहीं हो, है ना। इसीलिए कहता है कि कुछ लोगों के प्रति उसका दृष्टिकोण संघर्ष, प्रतियोगिता और घृणा अथवा द्वेष का भी हो सकता है। एक समय में जिस व्यक्ति को हम प्रेम, स्नेह और सहायता के रूप में सहयोग दे रहे हैं, ठीक है, दूसरे समाज में उसी के साथ संघर्षपूर्ण अथवा शत्रुता का व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। विभिन्न दशाओं में स्थापित होने वाले सहयोग को दो भागों में भी डिवाइड किया गया है, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। एक टीम के खिलाड़ी के साथ खेलने में अथवा परिवार के सदस्यों में मिलजुल कर रहना, है ना, प्रत्यक्ष सहयोग का उदाहरण है। और दूसरी ओर हम देखें तो एक कारखाने के श्रमिकों द्वारा श्रम विभाजन के कारण कार्य करने और संचार साधनों के द्वारा लोगों के संरचना का कार्यों को और प्रेरित करना अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा, है ना। तो संघर्ष जो है आपका दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पारस्परिक निर्भरता, है ना। पारस्परिक निर्भरता मतलब होता है कि मानव समाज की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसके निर्माण जिन सामाजिक संबंधों के द्वारा होता है वे सभी संबंध एक दूसरे पर निर्भर तथा एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना। पारस्परिक निर्भरता मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, ठीक है। संबंध की स्थापना करने वाले व्यक्ति भी अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और यही निर्भरता जो है उन्हें समाज के मूल्यों के अनुसार तरह तरह के संबंध स्थापित करने की प्रेरणा देती है। समाज परिवर्तनशील है, समाज जो है परिवर्तनशील है। समाज कभी स्थिर नहीं रहता है और सदैव परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता, सामाजिक मूल्य और दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, सामाजिक संबंधों की प्रकृति में भी बदलाव होता है ना। उदाहरण के लिए हम देखें तो कुछ समय पहले हमारे सामाजिक संबंध बाल विवाह, स्त्रियों की निम्न परिस्थिति, धार्मिक अंधविश्वास तथा जाति पर आधारित मूल्यों पर आधारित थे, है ना। आज हम देखें तो विलंब विवाह, स्त्रियों की स्वतंत्रता, प्रगतिशील विचार और जनतांत्रिक मूल्यों के अधिक महत्व के कारण सामाजिक संबंध में एक अन्य ढंग से स्थापित होने लगे हैं। नेक्स्ट है समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है ना। जो समाज है वो सिर्फ मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, अर्थात समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पारस्परिक जागरूकता के आधार पर सदस्यों के बीच संबंधों की स्थापना होना, समूह के सहयोग एवं सदस्यों की समानता और भिन्नता होना। मनुष्य के अतिरिक्त हम देखें तो दूसरे जीवधारियों में भी विशेषता काफ़ी सीमा तक देखने के लिए मिलती है। उदाहरण के लिए हम देखें तो हाथियों, नर वानरों, यहाँ तक कि दीमकों और चींटियों के समूहों में भी पारस्परिक जागरूकता, सहयोग, संघर्ष, समानता और भिन्नता को भी विशेषता को स्पष्ट देखा जा सकता है, ठीक है। इसी दृष्टिकोण से मनुष्य के अतिरिक्त अनेक दूसरे प्राणियों के में भी एक समाज होने की कल्पना की जाती है, ठीक है। इसके बाद भी हम ध्यान रखना जरूरी है कि मनुष्य के अतिरिक्त दूसरे प्राणियों की पारस्परिक जागरूकता तथा सहयोग की एक दशा भी बहुत निम्न स्तर की होती है, ठीक है। इसके पारस्परिक जागरूकता और कम करने के ढंग से उन्हें हम जन्मजात विशेषता के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहता है कि समाज जो है मनुष्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि हर जीवों में पाई जाती है ना। वो आपका जानवरों में भी पाई जाती है, नर में भी पाई जाती है ना, नर वानरों में, है ना, और दीमकों में भी होता है, चींटी में भी होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पशु जगत में भी जो है समाज पाई जाती है, ठीक है। और उनमें हम देखें तो पारस्परिक जागरूकता भी होती है, सहयोग होता है, संघर्ष होता है, समानता होती है, विभिन्नता होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो समाज का विशेषता है ये। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुनः एक नए चैप्टर के साथ अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखिए और अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में
कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन ये टॉपिक समझ में नहीं आया, हम आपको लोग को पुनः बताएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स।